लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तो ये थी पीएम मोदी की अपील। और आपने देखा होगा, अब तक सुना होगा, भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले पी चिदम्बरम हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा के समय, नेहरू जी के समय सोने की खरीद पर हम एक तरह से अंकुश लगाएं, ऐसी अपील पहले भी हुई थी। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो इन सब से बढ़कर है। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी नया है लेकिन नए अंदाज में मैं आपको एक्सप्लेनर्स देने की कोशिश करूंगा। तो आज वाला जो किस्सा है वो है अमेरिका से संबंधित, और ये साल 1933 का किस्सा, फिल्मी किस्सा जैसा है। तब वहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इसका नंबर था 6102, जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। इसके तहत उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकन्स, चाहे वो आम हो या खास हो, अपने सोने के सिक्के, जवाहर और जेवरात सब सरकार को देंगे और बदले में कागजी पैसा, मतलब नोट पैसा ले लेंगे। ये महामंदी का दौर था, ग्रेट डिप्रेशन से पूरी दुनिया जूझ रही थी। और रूजवेल्ट का जो ये कदम था वो अमेरिकी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक सोचा समझा लेकिन काफ़ी विवादास्पद कदम था। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? तो सबसे पहला कारण था कि गोल्ड का जो स्टैंडर्ड था उसको तोड़ना। उस समय क्या था कि सरकार केवल उतना ही कागजी पैसा छापती थी प्रिंटिंग प्रेस में जितना उसके खजाने में सोना था। मतलब दोनों एक दूसरे के में सिम्बियोटिक रिलेशन था। मतलब आप जितना सोना है वही मानक था, उतना ही आप कागजी पैसा छाप सकते हैं। तो उस समय की स्थिति के मुताबिक रूजवेल्ट ने सोचा कि निजी सोना जब्त करो, अपना भंडार बनाओ, बढ़ाओ सरकार का, और फेडरल रिजर्व यानी वहाँ की रिजर्व बैंक और उसके मुताबिक कागजी मुद्रा यानी करेंसी छाप ले, क्योंकि सोना तो आ गया पब्लिक से। दूसरा था जमाखोरी को रोकना। 1923 के दशक में शुरुआत में ही हजारों बैंक वहाँ पे फेल हो गए थे। अमेरिकियों ने क्या किया, अपना पैसा निकाल लिया बैंक से और उस पैसे से सोना खरीद लिया और उस सोने को अपने गद्दे के नीचे और तिजोरियों में छिपाना शुरू कर दिया। इससे पूरी बैंकिंग प्रणाली जो है वो ठप हो गई, करेंसी कैश बाहर हो गया। रूजवेल्ट को उस धन को वापस लाना था सिस्टम में, इसलिए भी ऐसा किया गया। और तीसरा कारण था डॉलर की कीमत घटाना। एक बार जब सरकार के पास देश का अधिकांश सोना आ गया तो रूजवेल्ट ने क्या किया, डॉलर की कीमत कम कर दी। इससे क्या हुआ, अमेरिका का एक्सपोर्ट सस्ता हो गया। अब आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा पेचीदा है। जैसे 1933 से पहले $1 की वैल्यू सोने की निश्चित मात्रा के बराबर थी। अब जब रूजवेल्ट ने सोने की कीमत क्या की, जब जब्त किया तो जब्ती से पहले $20 प्रति आउंस था, और जब्ती जब हो गई, जब सोना आ गया तो दाम बढ़ाकर कर दिया $35 प्रति आउंस। मतलब पहले 1 आउंस सोना खरीदने के लिए $21 खर्च करने पड़ते थे, अब उसी 1 आउंस सोने के लिए आपको $35 खर्च करने पड़ेंगे। यानी अब $1 में पहले के मुकाबले कम सोना मिल रहा था। मतलब डॉलर का जो परचेजिंग पावर है वो गिर गया। अब इससे क्या हुआ कि विदेशी जो मुद्राएं थी जैसे पाउंड, फ्रांसीसी फ्रैंक, उसके मुकाबले भी डॉलर सस्ता हो गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले 1 पाउंड के बदले $5 मिलते थे, अब डॉलर सस्ता हुआ तो 1 पाउंड के बदले $8 मिलेंगे। मतलब अगर कोई विदेशी खरीदार अमेरिका से $1000 का सामान खरीदना चाहता है तो पहले उसको 200 पाउंड खर्च करने पड़ते थे, अब सिर्फ 125 पाउंड खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि विदेशी व्यापारियों के लिए अमेरिकी माल खरीदना सस्ता हो गया, भले ही अमेरिका में उस सामान की कीमत वही रहे। इससे अमेरिकी इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ,
एक्सपोर्ट धड़ाधड़ बढ़ते गए। गेहूं, कपास, मशीनरी, ये सब एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। अमेरिका के किसानों और कारखानों को ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगे। इससे क्या होगा? रोजगार बढ़ने लगा। जब मांग बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो लोगों को रोजगार मिला। इसके कारण अमेरिकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव हुई दुनिया के मुकाबले। तो सरल शब्दों में कहें तो डॉलर को कमजोर करके रूजवेल्ट ने अमेरिकी सामान को दुनिया के लिए एक डिस्काउंट सेल पर लगा दिया, ताकि ठप पड़ी व्यवस्था को फिर से हम गति पकड़ा सकें। इसीलिए रूजवेल्ट ने 1943 के इमरजेंसी बैंकिंग अधिनियम का उपयोग किया था। और जिन लोगों ने सोना वापस नहीं किया सरकार को, मतलब लोकल थाने वाले आए, आपने नहीं दिया, पता चला कि आपके पास सोना है, ज्वेलरी है, तो उस समय आज के बराबर, आज के हिसाब से लगभग $2,30,000 का जुर्माना और 10 साल की जेल, ये भी उसने किया था। और यही कारण था कि पब्लिक ने सारे पैसे लौटाए। अब आप देखिए हमारी हालत, भारत की हालत। आपको मैं चार्ट में जो दिखा रहा हूं, ये है रिजर्व बैंक के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें सोना का वैल्यू कितना होता है, और ये हमने बताने की कोशिश की है। हम लोग क्या कर रहे हैं? लगातार सोने का इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। उसमें हम आम जनता की खरीदारी सबसे ज़्यादा है, ये नहीं कि रिजर्व बैंक खरीद रही है। हमने अगर 2023 में $35 अरब का खरीदा, 24 में $45 अरब का खरीदा, 25 में $58 अरब का खरीदा, और 25-26 को अगर देखें लगभग $72 अरब के बराबर सोना खरीदा। अब आप बताइए कि पीएम मोदी की जो अपील है उसका रीज़न क्या है? हम अभी तेल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, वो फरवरी के भाव से अगर तुलना करें तो उसके डबल भाव पे। फरवरी तक हम $65-70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। आज हमारा वो जो बास्केट है उसकी कीमत 105 से 110 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने घटाए नहीं। हालांकि हम कह सकते हैं कि चुनाव था तो नहीं घटाए, लेकिन चुनाव के बाद भी अभी बढ़ाए नहीं, जिसके कारण 30,000 करोड़ का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। पेट्रोल पे लगभग 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे 25 रुपये प्रति लीटर का जो नुकसान है वो तेल कंपनियां सहन कर रही हैं। ऐसे में अगर हम मोदी की बात को मान लें और हम 50% भी सोने की खरीदारी कम कर दें, और तो हम अगर लास्ट $72 अरब का आंकड़ा लें 25-26 का, और हम अगर सिर्फ $36 अरब ही इस पे खर्च करें, 50% घटा दें, तो क्या होगा? इसका असर होगा कि हम कई महीनों तक के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर सकते हैं इसी पैसे में। रुपए पर दबाव कम पड़ेगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, और हमारा रुपया जो डॉलर के मुकाबले 95 के से ज़्यादा गिर चुका है, मतलब $1 जो 80 रुपए का था वो 95 पे चला जा चुका है, उसको संबल मिलेगा। इसलिए इस बात में दम है, आपको समझना है तो समझिए।